हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको लेसन 4R करा रहा हूँ फिजिक्स फर्स्ट पेपर का, जिसमें आपका नाम है मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इसको मैं आपको करा रहा हूँ पेपर। और यांत्रिक गति एवं तरंग गति इसका चैप्टर है, और सॉरी बुक का नाम आपका जो पेपर फर्स्ट है उसके मैं लेसन आपको 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। सेकंड मैंने अभी छोड़ दिया, आपको 4th लेसन बात कर रहा हूँ। यूनिट 3 है, वहाँ का लेसन आपका 4 है। ओके, यूनिट 3 का लेसन फर्स्ट ही यही है, लेकिन वैसे PDF के अकॉर्डिंग आपका लेसन 4 है। इसका नाम है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट के केंद्रीय बलों के अंतर्गत ग्रह तथा उपग्रह। इस चैप्टर से हमारा काफ़ी ज़्यादा नंबर का आता है, कभी कभी 10 नंबर्स का पूछा जाता है। इससे कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का इससे हमें पूछा जाता है। और कभी कभी ज़्यादा का भी आ जाता है, कभी कभी इसी चैप्टर से ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, 10 से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन 10 तो आपके लगभग इसी चैप्टर से आते हैं। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है इसी से 6 नंबर का। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर में कि इसमें आपको पहली हेडिंग दे रखी है कि केंद्रीय सेंट्रल फोर्सेस केंद्रीय बल। अगर आपको अभी तक PDF नहीं मिली है तो 9411009110 9411009110 इस पर मुझे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ओनली व्हाट्सएप। तो केंद्रीय बलों के अंतर्गत ही ग्रह तथा उपग्रह। तो केंद्रीय बल क्या होते हैं पहले वो समझिए, पहले आप परिभाषा समझिए, उसके बाद आपको केंद्रीय बल समझाता हूँ। क्या दिखती है? पार्टिकल अप्लाइड फोर्स, कि कोई पार्टिकल है। ठीक है, मान लीजिए एक पेन ही है, पेन हमारी पार्टिकल, इस पर मैंने कोई फोर्स अप्लाइड किया है। ये पेन ऐसे रखी हुई है और मैंने इसको हाथ से ऐसे घुमा दिया, तो मैंने इस पर एक फोर्स लगा दिया, मैंने एक फोर्स अप्लाइड कर दिया, मैंने बाहर से फोर्स दिया, तो ये कौन सा हमारा फोर्स हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो गया। यदि किसी पार्टिकुलर अप्लाइड फोर्स एक डेफिनेट पॉइंट की ओर या पॉइंट से दूर हो, ठीक है, डेफिनेट पॉइंट की ओर या पॉइंट से दूर हो, तो उसका परिमाण, इसे बोलते हैं इंग्लिश मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस पर डिपेंड करता हो, सेंटर फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ क्या चीज़ है कि मान लो कि पार्टिकल है, वहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मेरा पार्टिकल है, ठीक है, पेन मेरी पार्टिकल होगी और ये मैंने कहीं पर अपना हाथ रख दिया। ठीक है, तो मैंने पता है कि इस दिशा में मुझे बल लगाना है। ठीक है, तो हमारे से आपकी दिशा हो गई। ओके, यहाँ पर मुझे इस दिशा में बल लगाना है, इस दिशा में, तो मेरा बल हो गया। कितनी दूरी पर लगाना है, या आप दूरी लिख दीजिए चाहे बल लिख दीजिए। जैसे मैंने बात को समझाया है इसमें नोट्स में कि फोर्स एक डेफिनेट पॉइंट की ओर मतलब दिशा में या डेफिनेट पॉइंट से दूर हो, तो इसका परिमाण जब मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता हो। मैग्नीट्यूड उसका परिमाण डिस्टेंस पर डिपेंड करता हो, तो सेंट्रल फोर्स कहलाती है आपकी होगी परिभाषा। आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है सेंट्रल फोर्सेस। इसको बोलते हैं F वेक्टर R। अपने कोई R डिस्टेंस पर F वेक्टर की बल लगाया है, तब आपका क्या निकल के आएगा? F R मतलब कोई फोर्स लगेगा आपको R की, ये आपका डिस्टेंस का आ गया, ये आपको दिशा में आ गया। ठीक है, इसकी ओर मतलब आर कैप लगा दिया हमने। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा बना कि F वेक्टर R इक्वल टू FR इंटू आर कैप। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस के एग्जाम्पल्स क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। अकॉर्डिंग क्यों? कि आप लिखेंगे 12th वाली, या आप जो आपने पहले पढ़ी है वो नहीं लिखेंगे, आप पढ़ेंगे BSc के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो बॉडीज़ के बीच, बॉडीज़ का मतलब पिंड या कुछ भी होता है, दो वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, दो बॉडीज़ के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट, उन दोनों बॉडीज़ के मास क्या है आपके? एक M1 मासेस, एक आपको M2 मासेस, दोनों बॉडीज़ के मासेस के प्रोडक्ट में से होता है गुणनफल के समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल समानुपाती, एंड उनकी बीच की दूरी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और तथा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा होगी जो आपको ऑलरेडी याद होगी, तो मैंने आपको समझा दिया है। उसका हम से किस टाइप से लिखेंगे कि F अनुपाती होगा आपका किसके? M1 M2 के और अपॉन R² के। आपको मैंने समझाया ना कि आपको जो बल लगता है वो किसके? उन दोनों बॉडीज़ के गुणनफल, मतलब M1 M2 द्रव्यमान बॉडीज़ के गुणनफल, आपका द्रव्यमान हो गया M1 M2, तथा उनकी बीच की दूरी हमने R मान ली कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तुमने यहाँ से समानुपाती का हमने साइन हटा लिया। ठीक है, यहाँ से क्या है कि आप सोचेंगे व्युत्क्रमानुपाती कैसे निकल के आया, तो F अनुपाती 1/R², 1 जब लग जाता है यहाँ से 1/R² लग जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और M1 M2 इसके बराबर में ही है तो आपके समानुपाती हो गया। ओके, तो यहाँ से हमने ये प्रोपोर्शनल हटाया तो G ले लिया। G क्या यहाँ पर आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण आपका कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद आर कैप हमने क्या लिया? कांस्टेंट में इसके ले लिया, आर कैप हमने ले लिया। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसकी G की वैल्यू आपकी होती है। उसके बाद आपका दूसरा आता है स्थिर वैद्युत बल। आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल, आपका स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या है? जो आपने कूलम का नियम पढ़ा, सेम वही नियम है।
अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच या 2 चार्जेस या 2 ये सब 2 आवेश हो सकते हैं, 2 आवेशों के बीच लगने वाला इलास्टिक फोर्स का मतलब आपका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर होता है। मान लीजिए हमने कोई F1 ले लिया, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल, आवेश हमने Q1 Q2 ले लिया, उनके गुणनफल के किसके समानुपाती हो गया तथा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब आपने आर दूरी ले ली, उसका वर्ग कर दिया और उसके व्युत्क्रमानुपाती लग दिया। यहाँ से हम क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन ये हमने एक कांस्टेंट लेते हैं, जो आपने 12th के लेवल पढ़ा होगा, ये हमारे कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये कांस्टेंट कहाँ से आता है, कैसे निकलता है, वो आपने 12th में पढ़ा होगा, वरना आपको आगे ही पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट आपका कहाँ से आता है, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 × 10⁹ 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा। और आर स्क्वायर और आप आर कैप ले लेते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली लेना पड़ता है हर जगह, ठीक है। और ना भी ले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सही जो रूप लिखेंगे उस टाइप से लिखा जाएगा। एक यहाँ पे एक पॉइंट है याद करने का, एवं बहुत एग्जाम्पल से क्लियर है कि सेंट्रल फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ से आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न बन के आता है, क्या बहुविकल्पी, सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। यहाँ से आपका निकल के आता है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ लिखेंगे तो आप दोनों ग्रेविटेशन लॉ और आपका इलास्टिक लॉ, सॉरी आपने जो इलास्टिक लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युतिक बल लिखा और गुरुत्वाकर्षण बल लिखा, आपको दोनों हेडिंग वहाँ पे लिख देनी है। जब क्या आपका शॉर्ट में कब पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है शॉर्ट में। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, इसके गुण क्या है, जो आपको सेंट्रल फोर्सेस पढ़ाया था मैंने, केंद्रीय बल के गुण क्या क्या है। दीज आर एज फॉलोइंग, एफ आर मैंने आपको बताया था अभी निकाल के, जो हमने फाइंड किया था, एफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या था, एफ आर इंटू आर के निकल के आया था। यहाँ से एफ आर की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, या आप यहाँ से एफ वेक्टर भी ले सकते हैं, बात तो वही है। अच्छा, एफ वेक्टर हो या एफ आर हो, तो आपको दिशा को दूरी की प्रदर्शित करेगा। अगर 0 से छोटा हो, ओके, 0 से छोटा हो, तब सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव आकर्षण बल होगा। ओके, क्या होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है, छोटा हो तो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और एफ आर का मान बड़ा हो, किससे, 0 से बड़ा हो, तब सेंट्रल फोर्स प्रतिकर्षण होता है। ओके, रिपल्सन जो बोलते हैं, प्रतिकर्षण होता है। इसका मान 0 से बड़ा हो तो आपका आकर्षण बल होता है, ये हो तो प्रतिकर्षण होता है। ये टोटल जहाँ से मैंने आपको केंद्रीय बल से स्टार्टिंग कराया और यहाँ तक आपको मैं आगे कराऊंगा प्रॉपर्टीज तक, यहाँ तक ये आपको लॉन्ग में आएगा। सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी होते हैं, जिनके द्वारा किया गया कार्य ट्रेवल पथ पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या ही संरक्षी बल होते हैं, आपने कितना कार्य किया ये उसके पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप सोचें कि मैंने इस रास्ते पर चलता गया, ठीक है, तो मैंने कितना कार्य किया चलने में या वर्क को करने में, इस पर डिपेंड नहीं करते। ये कंजर्वेटिव संरक्षी बल होते हैं, जिनके द्वारा किया गया कार्य पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ना कि सॉरी किया कार्य ट्रेवल, ठीक है। सेंट्रल फोर्सेस आपको पता हो गया ट्रेवल पथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं निकल के, जो कि आपके किसमें इंपॉर्टेंट, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट के में लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इस पॉइंट्स को आप इनसे ऊपर लिखें, इस वाले पॉइंट्स आप ऊपर लिखें, प्लस ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करते हुए पार्टिकल पर लगने वाली टॉ या बल आघूर्ण जो आपने पढ़ा है की वैल्यू 0 होती है। किसकी, टाव बल आघूर्ण की वैल्यू 0 होती है जब सेंट्रल फोर्स के अंडर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा होता है। सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मतलब कोणीय संवेग, कोणीय वेग आपका कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कोणीय वेग आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कोणीय संवेग ही होगा, क्या मोमेंटम क्या बोलते हैं आप, संवेग। सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करते हुए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये सब चीज़ें आप टाव क्या होते हैं, टाव बल आघूर्ण को बोलते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है आपको आगे समझाऊंगा मैं। सेंट्रल फोर्सेस के अंडर मोशन में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी, देखिए एरियल वेलोसिटी क्या होता है समझिए। एरियल वेलोसिटी मतलब क्षेत्रीय वेग। क्षेत्रीय वेग से मतलब कि एक कण पर आपको एक कण का एरियल वेलोसिटी हम एकांक मान लेते हैं, यूनिट, ठीक है। यूनिट से मतलब एकांक मान लेते हैं। और मान लीजिए कोई भी कण किसी भी क्षेत्र में आपको गति मोशन कर रहा है, तो एक कण पर उस क्षेत्र द्वारा कितना बल या कितना फोर्स आपको लगाया जा रहा है, तो आपकी वो एरियल वेलोसिटी कहलाती है। एक कण पर आपको कितना फोर्स या क्षेत्र द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन ऑलवेज एक ही प्लेन होता है, एक ही प्लेन में होता है। ये नहीं है कि आप
कहीं भी इधर उधर भाग रहे हैं, मान लीजिए मैं इधर मोशन कर रहा हूँ इसके अराउंड, तो ये नहीं है कि मैं इधर भी भाग रहा हूँ, इधर भी भाग रहा हूँ, इधर भी भाग रहा हूँ, एक सीधी प्लेन में या सीधी दिशा में आपको मोशन करना होता है। तो सभी चीज़ लगभग आपकी जितनी सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री में, ज़्यादातर सब अपवाद में ही आती हैं ये चीज़ें, जैसे वेलोसिटी, केंद्रीय बल वगैरह होते हैं। फिर हम एक नज़र से समझें तो ये सभी वैल्यूज़ राइट है। उसके बाद आपका निकल के ये आता है, इम्पोर्टेंट नहीं है आपका ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन आप अगर आप जेएम की या आईआईटी जेएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्टेंट पड़ेगा कि टॉ एंड एंगुलर मोमेंटम, बलागुण और कोणीय संवेग ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए पार्टिकल और बलागुण तथा उसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं नोटबुक का आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया है कि एक फिगर ले लिया है। ठीक है, फिगर में क्या किया है कि माना एक्स वाई मैंने एक प्लेन ले लिया है, एक्स वाई क्या ले लिया है, प्लेन ले लिया है, और जिसमें ओ से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस आपका क्या है, आर है, ओ से आर डिस्टेंस पर एक मैंने पार्टिकल पी ले लिया। ठीक है, यहाँ से ले क्या ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया पी। ओके, जो आपको दिख रहा है साफ साफ। उसके बाद ठीक है, और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, इसमें क्या है कि पोजीशन वेक्टर आपका मैंने आर वेक्टर लिया है। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या होता है, जो आपकी देखिए आपका जो तीर है वो किसके लिए दिखाता है, दिशा प्रमाण के लिए आपको शो करता है, दिशा और प्रमाण के लिए आपको शो करता है। तो उसकी दिशा नॉर्मल पता है कि हमने आर डिस्टेंस लिया है, आर डिस्टेंस में दिशा किस तरफ ली है कि आर डिस्टेंस की दिशा हमने सीधे एक प्लेन में ले लिया है। तो यहाँ से आप किसको, आप दिशा को शो कर रहे हैं, और इसको आप क्या है, पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। और ये कंट्रोल सेंटर फोर्स एफ वेक्टर आर के अंडर मोशन करता है। किसके अंडर, सेंट्रल फोर्स मैंने आपको अभी समझाया था, एफ वेक्टर आर इसके अंडर क्या है, मोशन करता है। तब पार्टिकल लगने वाले टॉ की वैल्यू, इसको हम क्या किया है, जो इसके अंडर जब मोशन कर रहा है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टॉ, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो समझिए, और फिर आपको मैंने लैंग्वेज पूरी समझा दी। लैंग्वेज आप एक बार पढ़ भी लीजिए क्या है इसकी, कि माना एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल पी है, जिसका ओरिजिन ओ के रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और ये सेंट्रल फोर्स एफ वेक्टर आर के अंडर मोशन करता है। जब पार्टिकल लगने वाले टॉ की वैल्यू निम्नलिखित है। यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो हमने आज तक अभी तक पढ़ा है कि टॉ क्या होता है, टॉ मीन्स होता है बलागुण, जिसको हम बोलते हैं ई ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको पता होगा टॉ ऐसे बोलते हैं, मैं आपको इंग्लिश में लिख रहा हूँ, टॉ इक्वल टू, और इसकी परिभाषा होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणा विस्थापन बराबर क्या होता है, टॉ। फोर्स मीन्स बल और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बल तथा विस्थापन के ही गुणनफल को आप क्या कहते हैं, टॉ कहते हैं। इधर आपका टॉ वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एफ वेक्टर आर वेक्टर। ओके, एफ वेक्टर आपको बल फाइंड किया था आपने, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने कितना किया, आर ही हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। और बट आपने क्या सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या चीज़ पढ़ी थी कि एफ वेक्टर और आर वेक्टर इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था वहाँ पे, एफ आर। यहाँ से आप क्या कीजिए, आप कैपिटल एफ बना लीजिए वाला, और इसे कर लीजिए स्मॉल। ठीक, और वैसे आप सेम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ आर और आर वेक्टर, ये आपने क्या सा अभी सेंट्रल फोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको इक्वेशन उसमें समझाया था परिभाषा में। यहाँ से हमने ये ले लिया, तब हमारा टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इसकी जगह सेम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, तो एफ स्मॉल आर इंटू आर कैप इंटू आर वेक्टर, वेक्टर दिशा के लिए कर रहा है। और कैप का मतलब क्या होता है, देखिए कैप का मतलब समझिए, कैप का मतलब होता है कि आर का वेक्टर अपॉन आर का परिमाण, मैग्नीट्यूड जिसे बोलते हैं। ओके, तो ये आपका एयर कैप का मतलब होता है। तो यहाँ पे मान लो आर कैप से आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर आपको, टॉ वेक्टर, टॉ पे वेक्टर लग जाएगा आपका इंटू एफ आर। और आप वेक्टर शो भी ना करें, लेकिन वेक्टर हम शो क्यों करते हैं पॉइंट्स के ऊपर, वेक्टर शो हम इसलिए करते हैं कि उसमें हमारी ज़्यादा अच्छा हमें प्रदर्शन करने को मिले हर चीज़ में। आप लगा रहे हैं, ठीक है, टीचर समझेगा आपने सही किया है। तो टॉ वेक्टर आप हर एक जगह यूज किए, एफ आर आ जाएगा इंटू इसकी जगह वैल्यू लगा दीजिए, कितनी आएगी, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। मैं मैग्नीट्यूड में मोड नहीं लगा रहा, मैं नॉर्मल मोड के लिख दे रहा हूँ, इंटू आर कैप। उसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, और मैं भी आपको वेक्टर मैथमेटिक्स में करा रहा हूँ, कि आर वेक्टर का क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किसका होता है, आपका जीरो होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो टॉ वेक्टर आपका कितना निकल के आ जाएगा, जीरो फाइंड होके आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है कि एबव रिलेशन से क्लियर है कि सेंट्रल फोर्स पर लगने वाले के अंडर, कि सेंट्रल फोर्स के अंडर मूविंग पार्टिकल पर लगने वाले टॉ की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। उसके बाद कुछ इसकी चीज़ें हैं, समझिए कि किसी मूविंग पार्टिकल के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि आपके एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की जो दर है, ठीक है, चेंज होने की दर का मतलब है कि मान लीजिए किसी क्षण पे, मान लीजिए मैं ऐसे सीधे सीधे जा रहा हूँ, ठीक है,
एक चाल से चल रहा हूँ, मैं 10 की स्पीड से मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ सीधे सीधे, पेन को मान लीजिए, पेन 10 की स्पीड से चल रही है। हो सकता है कि मैंने कहीं स्पीड इसकी 5 की हो, कहीं स्पीड इसकी 4 की हो, कहीं इसकी 10 की हो। तो जहाँ जहाँ हमने स्पीड को चेंज किया है, जहाँ जहाँ हमने स्पीड को बढ़ाया है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा एक क्षण हो जाता है, एक हमारा क्षण हो जाता है। तो किसी मूविंग पार्टिकल के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि हमने यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कि हमने यहाँ पर चेंज किया है, किस क्षण हमने चेंज किया है, तो वही चीज़ यहाँ पर इसको बोलना है, पर लगने वाले टॉ के इक्वल होती है। ठीक है, तो डी जी अपॉन डी टी क्या लिया हमने, चेंजेस लिए कि हमने क्या क्या चेंज किया था, इक्वल टू टॉ के बराबर हमने ले ली। अंडर द सेंटर फोर्स टॉ बराबर 0 है, टॉ की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से डी जी अपॉन डी टी इक्वल टू 0 रख देंगे, जे बराबर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो एव कैलकुलेशन से क्लियर कि सेंट्रल फोर्स के अंडर मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम, और डी जे का मतलब क्या था आपका, एंगुलर मोमेंटम, और जे से क्या निकल के आएगा कांस्टेंट। जब जी और डी जे अपॉन डी टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो जे बराबर आपका कांस्टेंट आएगा, क्योंकि डी टी आपका इधर चला जाएगा, तब क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट। तो एव कैलकुलेशन से क्लियर कि सेंट्रल फोर्स के अंडर मूविंग पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है। तो होप है कि आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा, और बाकी आगे की चीज़ें इस चैप्टर की है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और आपकी मैथमेटिक्स भी चल रही है, ठीक है, तो आपको नोट्स वगैरह सब चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, टेलीग्राम की लिंक भी आपके नीचे है, और प्लस व्हाट्सअप नंबर आपके पास है 9411009110। ओके, तो यहाँ से ये आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।